हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए एक नया क्लास कहीं आप देखने वाले हो। सबसे पहले तो आप में से जो भी लोग नए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। आपके बिहार दरोगा के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि जैसे आपका स्पार्क है, एरोटेरिया है, प्लेटफॉर्म है, ज्ञान बिंदु है, क्राउन है, इन सारे प्रैक्टिस सेट को करवाया जा चुका है। आगे भी प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू मिलने वाला है। आप लोग सबसे अच्छा है प्लेलिस्ट आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो सार संग्रह का क्लास है उसे आप लोग जरूर देखें। आज के इस क्लास में कुछ अलग करने वाले हैं। अलग का क्या करना है, क्या मतलब है, समझिए। आप लोगों को पता होगा अभी जस्ट बिहार सचिवालय का एग्जाम हुआ था। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आया था। उसमें से आज के इस क्लास में आप ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट के एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हो। कहने का मतलब है बिहार सचिवालय के लिए जो क्वेश्चंस को सेट किया गया था उसका एक्सप्लेनेशन था। काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बिहार सचिवालय वाले बुक में। आज के इस क्लास में उसी एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त और शायद कहिए कि मज़ेदार क्लास आप लोगों के लिए होने वाला है। उसका रीज़न क्या है, अभी आप जैसे ही देखेंगे खुद समझ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे एक नज़र देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, दूसरा है सल्तनत काल के बारे में। सबका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, काफ़ी ज़बरदस्त वाला। जैसे देखिए संविधान से फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर बिहार स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी जलधारा कहाँ पर बहती है, कहाँ की जलधारा है, गर्म जलधारा है, ठंडी है, कैसी है। सारे कुछ को एकदम ज़बरदस्त वाले तरीके से कहीं एक्सप्लेनेशन किया गया है। आज के इस क्लास में आप थ्योरी को देखने वाले हो। आज के इस क्लास में थ्योरी को देखिए। प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारा आप लोगों को दिया जा चुका है। आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नए हैं और फर्स्ट टाइम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का यह क्लास कितना ज़बरदस्त होने वाला है, आप क्लास को देखिएगा, खुद फिर आप समझ जाएंगे। आप यहाँ पे क्वेश्चंस को एक नज़र देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको यह देखकर ज़रूर अच्छा लगा होगा। अभी जो आप क्लास देखोगे काफ़ी ज़बरदस्त वाला आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो आज के इस क्लास को आप ध्यान से देखिए। जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगे और भी ऐसा क्लास अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उपरोक्त में से सभी कथन सही है। आइए देखिए क्या क्या कथन है। अलाउद्दीन खिलजी की अस्थाई सेना में 4,75,000 सैनिक थे। ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी की अस्थाई सेना में 4,75,000 सैनिक थे, जो कि सबसे ज़्यादा हुआ करते थे उस वक्त। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे अधिक अस्थाई विशाल सेना थी, मतलब जो 4,75,000 सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के पास, ये सबसे ज़्यादा मतलब कहिए कि अस्थाई विशाल सेना था। कब? सल्तनत काल में। अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सैनिक को नगद वेतन भुगतान करने का काम स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है पहला ऐसा सुल्तान था जो अपने सैनिकों को नगद जो वेतन है, पैसा है, वो देना स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन ने ही सशस्त्र बलों के नियमित मतलब कंटिन्यू कहिए कि हर दिन कहिए कि प्रशिक्षण उसका सही से हो सके, इस पर भी ध्यान दिए थे। किसने? अलाउद्दीन ने सशस्त्र बलों के नियमित प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिए थे। इन्हीं के द्वारा घोड़े दागने की प्रथा को कठोरता से लागू किया गया था। ध्यान रखें, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही घोड़े दागने वाली प्रथा को कठोरता से लागू किया गया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अगर पूछ लें तो अली गुरसास्प आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प बताइएगा। अलाउद्दीन ने, ध्यान रखें कि सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। सवाल पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आराम से हंसते खेलते बताना है। सिकंदर ए शानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प। अलाउद्दीन ने ही सिक्कों पर सिकंदर जो सेकंड है ये उत्कीर्ण करवाया था। पूछा जाता है सिकंदर सेकंड का उत्कीर्ण किसने करवाया था सिक्कों पर? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे फिर आपको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आइए नंबर सेकंड। देखिए इसमें बताना देखना है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग कृषि से संबंधित था। किस समय में कौन कौन सा विभाग किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, इसे देखिए। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग को कहते थे।
ध्यान दें, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार हेतु दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। सवाल पूछा जाता है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग जो है ये किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक बताएंगे। किस चीज़ के लिए था? कृषि में सुधार करने के लिए था। कितना इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार हेतु दीवान ए अमीर कोही, कोही वर्ड को आप पकड़ लीजिए अच्छे से, इस नामक विभाग की स्थापना किए थे। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए, किसानों को राज्य की ओर से सीधे आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य था। किस विभाग का? दीवान ए अमीर कोही विभाग, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चालू किया गया था कृषि में सुधार करने के लिए। ये किसान को ना राज्य की ओर से, मतलब समझ रहे हैं, सरकार जैसे आप कह सकते हो, उसकी ओर से सीधे आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, और इस विस्तार करना ही इस विभाग का मेन उद्देश्य यानी कि काम रहा था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जो किसानों को तत्काल ऋण उपलब्ध करवाया था, तत्काल ऋण उपलब्ध करवाने का अरेंजमेंट किया था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जो किसानों को तत्काल ऋण उपलब्ध कराया था। सुल्तान ने कृषि शोध केंद्र के भी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि पहला मुस्लिम ऐसा शासक था जो किसान को तत्काल ऋण दिया, इन्होंने ही कृषि शोध केंद्र की स्थापना भी की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीवान ए आरिज, जिसे आप अर्ज भी कहते थे, इस विभाग की स्थापना पूछा जाता है बलबन के द्वारा किया गया था। दीवान ए आरिज यानी कि अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किए थे। दीवान ए खैरात विभाग पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज विभाग भी पूछा जाता है, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी बताना है आपको। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आ जाइए अब देखिए, यहाँ पे नंबर 3 है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, आप जानते हो। डफरिन का कार्यकाल 84 से 88 तक में हुआ था, ये रहा था इनका कार्यकाल, और इन्हीं के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब कहिए कि हुई भी थी। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन से, देखिए यहाँ पे ये पेज फिर से रिपीटेड है, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे समझिए अच्छे से। लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन से कांग्रेस का विरोध करना स्टार्ट किया था। समझ गए? लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा गया था जो नेगेटिव ही था। ध्यान रखें, 1887 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन से ये विरोध स्टार्ट की, और ये अंग्रेज के द्वारा विरोध किया गया पहला ऐसा कहिए कि अधिवेशन था। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस अल्पमत का प्रतिनिधित्व करता है, बहुमत का नहीं। किसने कहा था? डफरिन ने। कांग्रेस की स्थापना पर आ जाइए। आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका प्रारंभिक नाम ना भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्टार्टिंग का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिए, कहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम कर दिया जाए, और फिर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के निवासी और इंडियन सिविल सर्विसेज से सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो चुके ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, वे कांग्रेस के प्रथम प्रधान महासचिव भी थे। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 19 ए के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी घोषित की गई है। अनुच्छेद 20 को देखिए, इसके तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राण एवं जीवन की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 22 के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिक को टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार में वर्षा के वितरण में असमानता भी बनी रहती है। ग्रीष्म समय में राज्य के पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बिहार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना है, बताइए 112 सेंटीमीटर, आप आराम से बता देंगे। सबसे कम वर्षा बिहार के औरंगाबाद जिले में होता है। अब आ जाइए फिर से हिस्ट्री पर। देखिए, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 के ठीक पूर्व। बाबर ने मुसलमानों से एक कर जिसका नाम था तमगा नहीं लेने की घोषणा की थी। समझ गए? तमगा कर आप ध्यान रखिएगा, बाबर ने मुसलमानों से नहीं लेने की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। राणा सांगा की सेना से भयभीत हो रहा बाबर की सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने पहली बार जिहाद, जिहाद मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया था। सवाल पूछा जाता है किसकी सेना से? तो राणा सांगा की सेना से। डर की वजह से बाबर को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का कहिए कि नारा देना पड़ा था। धर्म के नाम पे आप जानते हो बड़ा बड़ा सा युद्ध होता ही है। युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखें, युद्ध में विजय मतलब जीत होने के बाद बाबर ने पूछेगा किस चीज़ की, गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। भारत में मुगल प्रभुसत्ता की स्थापना खानवा के युद्ध से मानी जाती है। भारत में मुगल प्रभुसत्ता की स्थापना खानवा के युद्ध से मानी जाती है। अब यहाँ पे कौन कौन सा युद्ध कब हुआ था, एक नज़र देखिए। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526, दूसरा वाला 56 में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में और चंदेरी का हुआ था 1528 में। समझ गए? पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध अगर पूछेगा 1556, खानवा का हुआ था 27 में, चंदेरी का हुआ था 1528 में। आ जाइए अब पंचायती राज को समझ लीजिए यहाँ पे अच्छे से। पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व पूछेगा कहाँ से? अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है और यहीं से लिया गया है। कहिए। अनुच्छेद 40 के आधार पर पंचायती राज का गठन किए जाने का प्रावधान है। पंचायती राज से सवाल पूछा ही जाता है। अनुच्छेद 40 के आधार पर पंचायती राज का गठन किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है जिसे लागू करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होता है। सबसे पहले पूछा जाता है कहाँ पर पंचायती राज को लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट किया गया था। पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिए जाने के लिए 73वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। ध्यान रखें, सवाल पूछा जाता है पंचायती राज को वैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन कहिए जिम्मेदार है? 73वें नंबर का 73वां संविधान संशोधन है। अब यहाँ पे किस अनुच्छेद में क्या है समझिए। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में चुनाव आयोग के बारे में, अनुच्छेद 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य के बारे में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से 329, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। गौरीकुंड झील उत्तराखंड में अवस्थित है। सवाल पूछा जाता है गौरीकुंड झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गौरीकुंड झील कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? 1961 मीटर पर। ध्यान रखें 1961 मीटर की ऊंचाई पर है गौरीकुंड झील और यह कहाँ पर? उत्तराखंड में है। गौरीकुंड केदारनाथ से वासुकी ताल से होते हुए मंदाकिनी में मिलती है। गौरीकुंड जो है केदारनाथ से वासुकी ताल से होते हुए मंदाकिनी में मिल जाती है। चिल्का झील, चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है जो लैगून झील या अनूप झील का उदाहरण है।
चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है, जो लैगून झील कहिए या फिर अनूप झील कहिए, इसी का उदाहरण है। चिल्का झील भारत का खारा पानी का भी सबसे बड़ा झील है। इसका क्षेत्रफल पूछेगा 1165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चिल्का झील 1165 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। भारत का खारे पानी का ये सबसे बड़ा झील है। राजस्थान का सांभर झील भारत का सर्वाधिक खारा जल का झील है। राजस्थान का एक झील है, नाम है सांभर। सांभर झील भारत का सर्वाधिक खारा जल का यह झील है। यह झील सागर तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सांभर झील जो कि राजस्थान में है, ये सागर तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अनुमान है कि अरावली के शिष्ट और निस के गर्तों से भरा हुआ गाद ही नमक का स्रोत है। आ जाइए अब जलधाराओं पर। देखिए, क्यूराइल जलधारा को आप याद रख लीजिए, यह एक ठंडी सागरीय धारा है। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्या है। क्यूरेसियो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा जो है ये अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। अगुल्हास हिंद महासागर की गर्म धारा है। क्यूराइल जो है यह क्या है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। एक बार फिर से समझिए, क्यूरेसियो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। अगुल्हास हिंद महासागर की गर्म धारा है। फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। इसे जरूर याद कर लीजिए, जलधारा से सवाल पूछा ही जाता है। महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धारा बनने के मुख्यतः 3 कारण हो सकते हैं। जल में लवण की मात्रा की वजह से, द्रव की प्राकृतिक प्रकृति, और तीसरा सूर्य की किरण के साथ पृथ्वी की घूर्णन गति जलधारा की उत्पत्ति का कारण होता है। नंबर 10 पर आ जाइए। ज्ञान गंगा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। सवाल पूछा जाता है ज्ञान गंगा किसके द्वारा, तो ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक है। ज्ञान गंगा पुस्तक जीने की राह को बतलाता है। यह पुस्तक सामाजिक धार्मिक विषयों पर लिखी गई पुस्तक है। निर्मल गंगा जन अभियान, जिसकी की शुरुआत गायत्री परिवार की ओर से प्रारंभ किया गया है। फिर है अविरल गंगा, ये ना निर्मल गंगा का एक्शन प्लान है। गंगा आदिकाल से स्वच्छ जल का अमूल्य स्रोत और प्राकृतिक जल चक्र का अभिन्न अंग रही है। जनगंगा के बारे में ध्यान रखें, इसके माध्यम से नदी के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए कहिए कि स्वच्छता को बढ़ावा देने की एक ही योजना के रूप में है। अब यहाँ पे ध्यान दें, वर्ष 1857 में पटना का विद्रोही, नाम है पीर अली, जिसे अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी। विलायत अली खान और इनायत अली खान दोनों भाई थे और पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। कब? 1857 में। कौन कौन? विलायत अली और इनायत अली, ये दोनों भाई थे और पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। 1850 ईस्वी के आसपास ये दोनों पटना से मध्य प्रदेश के सतना जिला है वहीं पर चले गए थे। वहाँ से इन लोगों ने अंग्रेज विरोधी आंदोलन को जारी रखा। वारिस अली अंग्रेजी पुलिस में जमादार पद पर थे, लेकिन 1857 की क्रांति के समय गुप्त रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति के पक्ष में ये काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों को वारिस पर संदेह हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गया के विद्रोह के संगठनकर्ता नाम अली करीम, इनके नाम वारिस अली द्वारा पत्र अंग्रेज़ों के हाथ लगा। ध्यान रखें, गया के विद्रोह के संगठनकर्ता कौन थे? अली करीम थे। इनके नाम वारिस अली द्वारा पत्र इनके द्वारा जो भेजा गया था ये अंग्रेज़ों के पास मिल जाता है। इस पत्र के आधार पर ही वारिस अली को फांसी की सज़ा दी गई। 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में
अंग्रेजों के विरुद्ध में एक जुलूस निकाली गई थी। कब? 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में। सवाल पूछा जाता है किसके नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाली गई थी? तो ध्यान रखेंगे, पीर अली के नेतृत्व में। उसी समय अंग्रेज ऑफिसर लायल कुछ सैनिक के साथ जुलूस को रोकने आया। पीर अली ने आयल को गोली मारकर ढेर कर दिया था। इसके बाद अंग्रेज ऑफिसर, नाम था रेटर ने पीर अली को गिरफ्तार किया और पीर अली के साथ साथ उनके 14 साथियों को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसे ही आप सापेक्षता मांग को कहिए कि सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। और जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु को आप क्या कहते हैं? इकाई लोचदार। यहाँ पे समझिए, कहने का मतलब क्या है ना, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अनुपातिक परिवर्तन हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन परिणाम स्वरूप उसकी मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन हो, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे उसकी मांग में अनुपातिक परिवर्तन कह रहा है कि होता है, ठीक है, उसी रेशियो में, लेकिन मतलब अनुपातिक परिवर्तन बस होता है। लेकिन उसी अनुपात में अगर परिवर्तन हो तो उसे इकाई लोचदार मांग कहा जाता है और ऐसे सापेक्षता लोचदार मांग कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य मतलब बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। बेरोजगार के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच में आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र को वी-ब्रिज वक्र कहते हैं। बेरोजगार वह है जो कार्य करना चाहता है, इस कार्य को करने की योग्यता भी रखता हो, लेकिन योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिल रहा हो। क्षैतिज अक्ष वी-ब्रिज वक्र बेरोजगार दर को दर्शाता है, दिखाता है। वी-ब्रिज वक्र जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष नौकरी रिक्ति दर को दर्शाता है, जो श्रम बल के अनुपात या प्रतिशत के रूप में नौकरी की रिक्तियों की संख्या जो होती है। यहाँ पे मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, रोजगार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कीन्स के द्वारा दिया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि रोजगार का सिद्धांत किसने दिया था, कीन्स आप यहाँ पे बता दीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है कि रोहतास क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिम के भाग के अंतर्गत आता है। रोहतास क्षेत्र पूछा जाता है किस एरिया के अंतर्गत आता है, आराम से आप बता देंगे दक्षिण पश्चिम के। रोहतास जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? रोहतास का ना सासाराम में मुख्यालय है। रोहतास का किला शेरशाह से संबंधित है। किससे? शेरशाह से। रोहतास को बिहार में धान का कटोरा भी कहा जाता है। बिहार का धान का कटोरा के लिए आप रोहतास को जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। मिजोरम की सीमा भारत के अन्य राज्य जिसमें कि त्रिपुरा, असम एवं मणिपुर से भी लगती है। मिजोरम की सीमा भारत के अन्य राज्यों से भी लगती है। किससे किससे? यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है, त्रिपुरा से, असम से और मणिपुर से लगती है, ठीक है। मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देश के बारे में पूछेगा, मिजोरम के बारे में आपको म्यांमार और बांग्लादेश बताना है। मिजोरम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये म्यांमार साथ ही साथ बांग्लादेश से लगती है। देखिए मिजोरम का क्षेत्रफल आप एक नज़र जान लीजिए। मिजोरम का क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का जो क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम राज्य में कुल 8 जिले हैं। मिजोरम राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 21,081 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम में जिलों की संख्या है 8। 20 फरवरी 1987 का डेट आप ध्यान रखें। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बन जाता है।
संविधान संशोधन हुआ था 53वें संविधान संशोधन 1986 यानी कि 1986 के द्वारा मिजोरम को 23वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह संशोधन 20 फरवरी 1987 को प्रभावी हो गया था, लागू हो गया था। वर्ष 1972 ईस्वी में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा यह केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। ध्यान रखें, वर्ष 1972 के द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा यह केंद्र शासित राज्य बन जाता है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ की साक्षरता 91.58% हो जाता है। मिजोरम राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 85.4% भूभाग पर वन है। यह प्रतिशतता देश के राज्य में सर्वाधिक संख्या में है। प्रतिशत के मामले में ध्यान रख लीजिएगा। मिजोरम में मुख्य रूप से कृषि की झूम या फिर स्थानांतरित प्रणाली प्रचलित है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 होता है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में अनेक भागों में संशोधन किए गए। इन अनेक संशोधनों में से एक संशोधन यह किया गया कि लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष होगी। समझ गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ना लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल अभी 6 वर्षों का हो रहा है, इसको ना 5 वर्षों अभी जो हो रहा है इसको 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था। फिर होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 42वें में 6 वर्ष किया गया, 44वें में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखें, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसी को लघु संविधान कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के विसंगतियों को, मतलब जो उसमें कुछ ऐसा चीज़ किया गया था जो गलत तरीके से किया गया था या फिर कहिए गलत था, उसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था और पुराने सभी जो लगा कि गलत है उसको ठीक कर दिया गया था। देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। इसका प्रावधान किया गया। आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है? पटना विश्वविद्यालय। बताइएगा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1917 में। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। भारत में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले वर्ष 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों जगहों पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में सबसे पहले 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों जगह पर एक विश्वविद्यालय खुल जाता है। पटना विश्वविद्यालय की पुरानी भवन गॉथिक शैली की है। पूछा जाता है पटना विश्वविद्यालय का जो पुराना वाला भवन किस शैली का, तो गॉथिक शैली आपको बताना है, ज़रूर इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, जिसे आप OIC कहते हो, इसका मुख्यालय जेद्दा में है। इन सारे मुख्यालय को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। देखिए, नाटो का है मुख्यालय कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। OAU का है एडिस अबाबा में। UNEP का है नैरोबी में। OS का है वाशिंगटन DC में। इसके बाद आता है EEC, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। IAEA का मुख्यालय है वियना में और IOC का है लुसाने में। इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। हर वर्ष 25 जनवरी को देश में क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्वपूर्ण पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या रहा? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित
पर्यटन रहा है। समझिए यहाँ पर कि वर्ष 1958 में केंद्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के महत्व को बढ़ावा देते हुए एक अलग यानी कि पर्यटन विभाग की स्थापना कर दी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। सू जो नहर है ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन को जोड़ने का काम करती है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन को जोड़ने का काम सू नहर करती है। सू कहाँ पर है? यूएसए में है। अब आ जाइए ईरी नहर ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में स्थित है। देखिए गोटा जो है नगर स्वीडन में है। मैनचेस्टर नहर अगर पूछेगा तो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में स्थित है। मैनचेस्टर नहर कहाँ पर है? तो मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में यह स्थित है। नंबर 21 है मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रास्फीति ही कहते हैं। मुद्रा की कमी के वजह से जो आर्थिक मंदी आता है ना, इसको मुद्रा संकुचन मतलब छोटा हो जाना या फिर मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्रय शक्ति की कमी होना होता है। मुद्रा के प्रसार से आर्थिक मंदी को समाप्त करने पर बल मिलता है। मुद्रास्फीति के समय बाजार में वस्तु की तुलना में ना मुद्रा की कीमत क्या होता है? घट जाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई को मौद्रिक नीति में साख संकुचन नीति अपनाना पड़ता है। जब बाजार में मुद्रा की कमी हो जाने के कारण वस्तुओं की कीमतें गिर जाती है, उत्पादन की प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ती है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैल जाती है, तो ऐसी स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। यहाँ पे भारत वन रिपोर्ट स्थिति जो है ये वन मंत्री भूपेंद्र जो यादव जी थे इनके द्वारा जनवरी 2022 को जारी किया जाता है। ठीक है। देश में कुल वृक्षावरण आप यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़। देश में यहाँ देखिए भारत में हरियाणा, पंजाब, गोवा है कम वन क्षेत्र वाला राज्य। ठीक है। यहाँ पे देखिए देश में कुल मैंग्रोव वन पूछेगा 4992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितने एरिया में? 4992 वर्ग किलोमीटर में है। देश में वनों में कुल कार्बन स्टॉक पूछेगा 60,204 मिलियन टन बता देंगे। भारत का राजनीति युग्मन सरदार वल्लभ भाई पटेल बुद्धिजीवी का कमाल है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, जो कि ये क्या थे? वकील थे। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। चलिए बताइए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ध्यान है तो कमेंट करके बताइए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। जवाहरलाल नेहरू जिनका उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग को समझिए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमान कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे। वर्तमान में नीति आयोग के CEO परमरेश्वरम अय्यर आपको ध्यान रखना है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। आने वाले समय में एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा ऑपरेशन गंगा
26 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। मूल अधिकारों पर कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान की गई है। मूल अधिकार वह अधिकार है जो जन्मजात है, जिसे कम करने पर पूर्ण रूपेण मानव का विकास, मतलब सही से मानव का विकास हो ही नहीं सकता है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। जब भारत में आपातकाल लागू किया जाता है तो कुछ मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसे? 20 और 21 को। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान में व्याख्या है तथा यह भाग 3 में दिया गया है। मूल अधिकार किसमें? अनुच्छेद 12 से 35 तक है, संविधान में ये भाग 3 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा? तो सतपुड़ा का पहाड़ है। नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा का पहाड़ है। महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जो कि 1036 मीटर पर है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। फिर से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा है। पर्वत से एक सवाल, 2 सवाल हर एक सेट में रहता ही है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है। महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमरकंटक है। मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम अमरकंटक बताइएगा और ये 1036 मीटर पर है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली किस तरह के पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। विंध्य पर्वतमाला उत्तर दक्षिण के बीच महान विभाजक रेखा है। विंध्य पर्वतमाला जो है उत्तर दक्षिण के बीच में महान विभाजक रेखा है। 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और यह महादेव पहाड़ी पर स्थित है। विंध्य पर्वतमाला उत्तर दक्षिण के बीच महान विभाजक रेखा का काम करती है। 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ का जो चोटी है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यह महादेव पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सतपुड़ा से संगमरमर की चट्टानें भी प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे। कोबोल कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। बेसिक के बारे में समझिए। यह न अंग्रेजी के से शब्द विनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त वर्णन है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है। पास्कल यह अलगोल का परिवर्धित है, मतलब रूप है, ठीक है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया जाता है जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न होता है। फोर्ट्रेन जो है कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IMF सौजन्य से JW बेकस ने 1957 में किए थे। नंबर 29 है युद्ध का जो बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा है, संसद द्वारा अनिवार्यतः 1 महीने में अनुमोदन होना चाहिए। मूल संविधान में आंतरिक अशांति को बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा का प्रावधान था। 44वें संविधान संशोधन, इसके द्वारा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह एवं बाह्य आक्रमण पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है।
समझिए इस पॉइंट को। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 352 के अधीन घोषणा किए जाने की तारीख से 1 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि के समाप्त होने के पहले संसद के दोनों सदन संकल्प द्वारा उनका समर्थन नहीं करते हैं। यदि उस घोषणा के समय या उसके 1 माह के भीतर लोकसभा का विघटन हो गया है तो उस सदन के पुनर्गठन के पश्चात पहली बैठक होने की तारीख से 30 दिन की उद्घोषणा मतलब बनी रहेगी, परंतु यह जब राज्यसभा ने इस बीच संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन किया हो तो ही ऐसा होता है, ध्यान रखें। चीनी यात्री फाहियान ने भारत के भ्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। सवाल पूछा जाता है, चीनी यात्री जो फाहियान थे वो भारत आए थे किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। फाहियान 399 से 414 ईसा पूर्व ईसा सन के आसपास ये रहे थे, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। इन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्ति के लिए ये भारत आए थे। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय का राजप्रसाद देखकर अचंभित हो गया और कहा कि देवदूत या राक्षस द्वारा निर्माण किया गया होगा। चंद्रगुप्त देखिए, फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय का जो राजप्रसाद देखा ना, उसे अचंभित मतलब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने क्या कहा कि देवदूत कहिए या फिर आप राक्षस कहिए, इनके द्वारा निर्माण किया गया होगा यह। फाहियान ने भारत के संबंध में लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव संपूर्ण मध्य प्रदेश पर था, बंगाल का प्रदेश तथा असम पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है। गुप्त काल में युद्ध देवता के रूप में कार्तिकेय की पूजा की जाती थी। गुप्त काल में युद्ध देवता के रूप में कार्तिकेय की पूजा की जाती थी। गुप्त काल में भगवान सूर्य की उपासना हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। गुप्त काल में भगवान सूर्य की उपासना करना हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण क्या हुआ था? हिस्सा बन गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री फाहियान भारत के भ्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में किए थे। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के नाम से जानते हो, इनका जन्म लाहौर में हुआ था। ध्यान रखें, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म कहाँ पर पूछेगा तो लाहौर में बताइएगा हुआ था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। आगरा का किला में अपने कैदी जीवन के 18वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखें, शाहजहां की मृत्यु 74 वर्ष की एज में हुआ था। सवाल पूछ लिया जाए शाहजहां कितने साल में मरे? 74 साल में। कब? 22 जनवरी 1666 को। कब मरे? 22 जनवरी 1666 को। कौन? शाहजहां। कितने एज में? 74 वर्ष की। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 74 वर्ष, ठीक है। आगरा के किला में ही कैदी जीवन के 18वें वर्ष के पश्चात यानी कि 22 जनवरी 1666 को इनकी मृत्यु हो जाती है 74 वर्ष की अवस्था में। मुगल शासकों में से शाहजहां प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि आपको पता है ना इनके समय में काफ़ी सारा बिल्डिंग वगैरह अच्छा बिल्डिंग बना था। शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्थापत्य के कारण स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां ने आगरा, दिल्ली, लाहौर आदि में अनेक भवन इमारत का निर्माण करवाए थे। आ जाइए बौद्ध धर्म पे। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे शशांक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे, जिस बोधि वृक्ष के नीचे
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे नष्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा? शशांक के द्वारा। ध्यान रखें, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस आधार पर? कैंटोन पर। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर? तो कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, यहीं पर दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए थे और वह जगह का नाम कहलाया बोध गया। बौद्ध तथा जैन धर्म जो है, देखिए, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म मानते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत से ही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। 11 अगस्त 2022 को वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर और ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस पॉइंट को चाहें तो क्लास को यहाँ पे रोक कर एक नज़र अच्छे से आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी संवैधानिक संशोधन संवैधानिक जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध जो है कनाडा का संविधान से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से? रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। प्रस्तावना की भाषा पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। केंद्र राज्य जो संबंध है ये कनाडा के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ये ब्रिटिश संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरिश संविधान से और मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। यहाँ पे इस पॉइंट पे फोकस करिए। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। मार्च लास्ट खत्म होते होते तक आपको ध्यान रख लेना है। वर्ष 1919 के सुधार की भारतीयों की आकांक्षाओं, देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में प्रथम बार केंद्रीय सूची और राज्य सूची का समावेशन किया गया था। भारत में अंतिम परिषद एक्ट 1919 का भारतीय परिषद एक्ट था। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को मतदान करने की जो परमिशन है ये दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा लंदन में एक हाई कमिश्नर जो है इसकी नियुक्ति हुई थी, इसका भी प्रावधान किया गया था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसका अर्थ है सार्वजनिक कहिए या फिर निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मतलब भागीदारी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का बीजारोपण जो है विश्व आर्थिक मंदी के दौरान में हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का बीजारोपण किया गया था। औद्योगिक नीति 1956 के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिली है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था सरकार होता है। अर्थव्यवस्था ये होता है, देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था होता है। इन दोनों पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखिए। तराइन का तृतीय युद्ध, जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सवाल पूछा जाता है तराइन का दूसरा वाला युद्ध 1192 में गोरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच में हुआ था। जरूर से ज़रूर याद रखें, 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का तीसरा वाला युद्ध। देखिए, तीसरा वाला युद्ध 92, यहाँ पे लास्ट में 2 है, ध्यान रखें। तीसरा वाला हुआ था दूसरे वाले में, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसमें पराजित किया था। इस युद्ध के पश्चात भारत के मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त मतलब खुल गया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ठीक है। पानीपत का पहला वाला युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1556 26 में हुआ था।
पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध पूछा जाता है 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठा को अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था। करेंट अफेयर्स का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 39, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। देखिए नंबर 40 है जनगणना के बारे में। फिलहाल इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं आप जरूर इसे अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लेटेस्ट वाला डेटा आपके लिए जल्द ही आ जाए। अभी इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आता है आपको फिर आगे सेट में देखने को मिलेगा ही, थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से देखते रहेंगे। हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें जो ये कभी चेंज नहीं होगा, भारत की पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुआ था और इसके बाद हुआ था 1881 में रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में स्टार्ट हुआ और तब से ये कंटिन्यू है और 72 में मेयो के काल में हुआ था। देखिए गैफ्रीन कार्बन परमाणुओं की एकल परत से बना पदार्थ होता है। पूछा जाता है गैफ्रीन कैसे? गैफ्रीन कार्बन परमाणुओं की एकल परत से बना हुआ पदार्थ होता है। गैफ्रीन में कार्बन परमाणु षटभुजीय आकृति में मधुमक्खी के 36 सदृश जालक के रूप में संबंध होते हैं। नई खोज में वैज्ञानिकों ने देखा कि गैफ्रीन में पाए गए काउंटर प्रोपेगेटिंग चैनलों में कुछ तटस्थ कणाव पारंपरिक मानदंडों को तोड़ते हुए विपरीत दिशाओं में गति भी करती है। ध्यान रखें कि पारंपरिक इलेक्ट्रॉनों में धारा केवल एक दिशा में चलती है, जबकि इसके विपरीत दो स्तरीय गैफ्रीन में तटस्थ कणाव यानी कि इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलती है। गैफ्रीन में ये कणाव आवेश न ले जाकर ऊष्मा ऊर्जा ही ले जाते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक अध्ययन में भी यही पाया गया है कि जब दो स्तरीय गैफ्रीन के किनारों पर विद्युत विभव स्थापित किया गया तो पता चला कि ऊष्मा का पारंपरिक इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में ही हुआ है। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इस खोज में भविष्य में क्वांटम गणना को बल यानी कि अच्छा खासा पॉजिटिव उसका इफेक्ट मिलने वाला है। देखिए संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था। ध्यान रखें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार और 7 स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 के F और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत केवल यह कानूनी अधिकार रह गया है। अनुच्छेद 108 के अधीन जब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होता है तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे। देखिए ग्रीनविच कह रहा है यूके में है यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। देखिए वाशिंगटन डीसी में वर्ष 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सम्मेलन में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक जगह पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया है और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से आप जानते हो। इसके पूर्व जाने पर समय में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है और इसके पश्चिम जाने पर समय में कमी दर्ज की जाती है। 180 डिग्री देशांतर के अगर आप पूर्व में जाओगे समय में आपको प्लस करना होता है और पश्चिम जाने में कमी मतलब कमी दर्ज किया जाता है, मतलब दिखता है, कमी दिखता है। पूरे वर्ल्ड को 24 समय जोन में बांट दिया गया है। प्रत्येक जोन के बीच 15 डिग्री देशांतर यानी कि 1 घंटा का अंतराल रखा गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। तारिक ए शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से की थी। इस पुस्तक में शेर शाह के काल का संपूर्ण विवरण दिया गया है। बाद के इतिहासकारों ने इसी पुस्तक के आधार पर शेर शाह का इतिहास को भी लिखा है। इस पुस्तक में शेर शाह के शासन, सुधार, जागीर प्रबंध, शेर शाह की जो बाबर से मुलाकात है, हुमायूं से संघर्ष है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? तारिक ए
शेर शाही में, और इसकी रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से की थी। देखिए, राजस्थान में यूरेनियम की खोज के लिए समझिए। खोज सीकर जिले में स्थित रोहिल में हुआ है, जो कि खंडेला तहसील में पड़ता है। भंडार लगभग 12 मिलियन टन माना गया है। यूरेनियम प्राप्त राज्य में आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद अब यह तीसरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद यह तीसरा राज्य बन गया। कौन सा? राजस्थान। वर्तमान में यूरेनियम का जो खनन है जादूगोड़ा, जो कि झारखंड और आंध्र प्रदेश में होता है। विश्व में यूरेनियम के 3 शीर्ष उत्पादक देश में पहला नंबर पे कजाकिस्तान, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, नंबर 46 पर। देखिए, कैग के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य लोक लेखा समिति करती है। पूछा जाता है, कैग के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य कौन करता है? लोक लेखा समिति। इसी कारण लोक लेखा समिति का मार्गदर्शन मित्र जो है कैग को कहा गया है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, यह आर्थिक मामले की समिति होती है। लोक उपक्रम समिति में भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य हुआ करते हैं। ध्यान दें, न्यूजीलैंड की पहली महिला पीएम हेलेन क्लार्क थी। न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश था जिसने महिला को मताधिकार का अधिकार दिया था। सर्वप्रथम मत पत्र का प्रयोग एथेंस में हुआ था। सबसे पहले वर्ष 1893 में न्यूजीलैंड में महिला को मताधिकार दिया गया। और इस पॉइंट को फिलहाल आप ना देखें तो कोई दिक्कत ना होगा, नहीं ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। समझिए, न्यूजीलैंड की पहली महिला पीएम हेलेन क्लार्क, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश था जिसने महिला को मताधिकार का अधिकार दिया। सबसे पहले मत पत्र का प्रयोग कहाँ पर? एथेंस में हुआ। 1893 में न्यूजीलैंड की महिला को मताधिकार का जो अधिकार है ये सबसे पहले दिया गया था। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे वर्तमान में न्यूजीलैंड की पीएम है ना, जेसिंडा अर्डेंटे, इसके लिए आपको इसलिए कहा गया कि इसे नहीं देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप किस मंथ में यह क्लास देख रहे हो, और तब तक में हो सकता है कि चेंज हो गया हो या चेंज हो जाता है, तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसीलिए कहा गया इस पॉइंट को भी नहीं देखने। अगर आपको करेंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना हो, इन सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर अगर आपको जानना हो, अभी क्लास खत्म होते ही थंबनेल आपको शो करेगा करेंट अफेयर्स चैनल का। जो भी लोग नए हैं उस चैनल पर आ जाइएगा। करेंट अफेयर्स देखना हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर दिन 1 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास वहाँ पे आ रहा है। हर एक क्वेश्चंस जो भी है, मोस्ट वीवीआई जिसे आप कहते हो, सारे कुछ को आपको वहाँ पे करवा दिया जा रहा है। आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, करेंट अफेयर्स से सवाल पूछा ही जाएगा, उस चैनल पर आ करके उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन वहाँ पे करेंट अफेयर्स का भी मज़ा लेते रहिए। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा को शामिल किया गया है। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में राजभाषा की संख्या 14 थी, जिसमें गुजराती, कश्मीरी शामिल थी। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन, जो कि होता है 2003 में। इसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी 4 भाषा को जोड़ करके ये 8वीं अनुसूची में से शामिल कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। सवाल पूछा जाता है देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। भारत का समय जीएमटी जो है, जीएमटी से ये 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखेंगे। विश्व को टोटल कितने 24 टाइम जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर। आप याद रखिएगा 111 किलोमीटर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर एग्जैक्ट देखना हो तो 111.32 किलोमीटर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन को देखिए। 1526 में
सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। फिर से देखिए, 1526 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई होती है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम शाह लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया था। बाबर का इस युद्ध में जीत का मुख्य कारण उनका तुगलामा पद्धति रहा था। बाबर के तोपची युद्ध में मुस्तफ़ा और उस्ताद अली थे। बाबर के जो मतलब कहिए ना कि तोपची यानी तोप चलाने वाले का जो मास्टरमाइंड थे, उनका नाम मुस्तफ़ा और उस्ताद अली था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। पानीपत के द्वितीय जो युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 को होता है। पानीपत का तीसरा वाला युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को होता है। फिर से देखिए, बाबर के तोपची और युद्ध में जो है मुस्तफ़ा और उस्ताद अली ये रहते हैं तोपची। खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास के बारे में सारी बातें आपको स्टार्टिंग में ही बताई जा चुकी हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखना चाहते हो, थंबनेल शो कर रहा है, आ जाइए इस चैनल पर, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हर दिन 1 बजे करंट अफेयर्स का डोज यहाँ पे दिया जाता है, लीजिए। आपके एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स आपका यहाँ से ज़रूर बढ़ेगा।